सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड ड्रोन्स हैं, यानी इनको हमने खुद से डेवलप किया है, खुद से बनाया है। किसने बनाया है? तो वो कंपनी है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। दोस्तों, एक एडवांस इंटेलिजेंस सर्विलांस रिकनेसेंस प्लेटफॉर्म आपको ये देखने को मिलेगा। मतलब कहने का ये है, ये एक ऐसा ड्रोन है जिसमें आप बढ़िया तरीके से निगरानी कर पाओगे, प्लस इसकी जो कह सकते हो कैपेसिटी है या कैपेबिलिटीज़ हैं या फीचर्स की भी बात करें तो बहुत खतरनाक हैं। 36 घंटे लगातार यहाँ पर ये उड़ सकता है। 450 किलोग्राम के आसपास का जो ये वेट है वो कैरी कर सकता है। तो ये अगेन एक स्पेशल चीज़ इसके बारे में जानने को मिलती है। प्लस ये ऑल वेदर मिलिट्री प्लेटफॉर्म है। वेदर कैसा भी हो, आराम से हर जगह से ये ड्रोन काम कर पाएगा। एंड्योरेंस कैपेबिलिटीज़ काफ़ी हाई हैं, जैसे मैंने आपको बताया। एडवांस फीचर्स में अगर आप दोस्तों देखते हो तो उसमें वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं कि ये हमारी इंडियन आर्मी को पूरी तरह से सपोर्ट करे। इंडियन नेवी को भी यहाँ पर ये सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। सबसे खतरनाक फीचर यहाँ पर इसका ये है कि इसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। कई बार होता है ना, जो बड़े बड़े ड्रोन्स होते हैं दोस्तों, उसमें मेंटेनेंस बहुत लगता है उड़ाने के बाद में, बहुत खर्चा लगता है बार बार यहाँ पर उसको सही करने में या उसको मेंटेन करके रखने में। बट यहाँ पर मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट बहुत कम है, इसलिए आपका एक बार खर्चा होगा बड़ा, उसके बाद खर्चे जो हैं काफ़ी मिनिमल हैं। तो इस बेसिस पर अगर हम देखें तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और ऑपरेशन चलाने में यहाँ पर ये बेस्ट भी है। ये बात आपको क्लियर हो गई। प्लस इसमें एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम को लगाया गया है, यानी कि अगर आप यहाँ से कुछ डेटा ट्रांसमिट करते हो, कुछ कम्युनिकेट भी करते हो, तो वो डेटा ट्रांसमिशन आपका सिक्योर रहने वाला है। वो डेटा कहीं चोरी नहीं होगा, है ना। यानी कि आप इस पर एक विश्वास भी बना सकते हो इस ड्रोन के अंदर। ये सारी स्पेशल चीज़ों को ऐड किया गया है। तो दृष्टि 10 के बारे में ये बेसिक चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। कई बार प्रीलिम्स में डायरेक्टली आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। डिफॉल्ट बेल यूज रहता है, आपको पता होगा, है ना। और डिफॉल्ट बेल को लेकर बहुत आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टली बेल के बारे में। तो टाइप्स ऑफ बेल में सबसे पहली प्रकार की बेल आती है रेगुलर बेल। रेगुलर बेल क्या है? जो नॉर्मल तरीके से किसी भी इंसान को दी जाती है, यानी एक डायरेक्शन जो कि कोर्ट देता है। जो हमारा न्यायालय है वो यहाँ पर डायरेक्शन देगा कि भाई ये जो पर्सन है जो अंडर अरेस्ट है स्पेशली, है ना, उसको यहाँ पर क्या किया जाए, रिलीज कर दिया जाए। और इस प्रकार की बेल को लेने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, जो व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उस व्यक्ति को एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी अंडर द सेक्शन 437 एंड 439 ऑफ द CRPC। तो कोई भी व्यक्ति जो अंडर अरेस्ट है या पुलिस कस्टडी में रखा गया है उसको इस बेसिस पर यहाँ पर बेल दी जाती है और ये रेगुलर बेल होती है। दूसरी प्रकार की जो बेल है वो है इंटरिम बेल। ये जो इंटरिम बेल है दोस्तों, ये टेम्पररी पीरियड के लिए दी जाती है। जैसे अभी हमने यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी के केस में देखा, ये बेल है केवल 1 जून तक, उसके बाद 2 जून को वापस से कस्टडी में इनको लिया जाएगा। तो ये जो बेल है इंटरिम बेल टेम्पररी पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है, जब तक रेगुलर बेल नहीं मिल जाती है। रेगुलर बेल का केस पूरा पेंडिंग पड़ा हुआ है कोर्ट के पास में, ठीक है। रेगुलर बेल तो आपको छोड़ दिया गया है थोड़े समय के लिए बेल पर, लेकिन जब जब कोर्ट बुलाएगा जाना पड़ेगा। अब इंटरिम बेल में थोड़े समय के लिए छोड़ा गया है, तो जब तक बाकी बेल के जो केस है वो पेंडिंग चल रहे हैं तब तक आपको इंटरिम बेल यानी टेम्पररी पीरियड के लिए छोड़ा जा सकता है। तीसरे प्रकार की जो बेल होती है एंटीसिपेटरी बेल होती है। कई एग्जामिनेशन में, स्पेशली वनडे एग्जामिनेशन में पूछा गया है पहले क्वेश्चन। तो एंटीसिपेटरी बेल क्या है दोस्तों? ये एक डायरेक्शन है, ठीक है, यहां पर दिया जाता है एक व्यक्ति को रिलीज करने के लिए, लेकिन कब दिया जाता है? उसके अरेस्ट होने से पहले। ओके, ये कैसा मैटर है भाई? देखो मतलब क्या हुआ, किसी व्यक्ति को यहाँ पर अरेस्ट किया जा रहा है, किसी व्यक्ति के खिलाफ यहाँ पे कुछ मिला, उसको अरेस्ट करने वाले हैं, तो वो जो पर्सन है दोस्तों वो एक एंटीसिपेटरी बेल भी फाइल कर सकता है। यानी अरेस्ट होने से पहले भी उसको बेल मिल सकती है, जेल नहीं जाएगा, उससे पहले बेल मिल जाएगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल। और इस प्रकार की बेल को लेने के लिए एक व्यक्ति को एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है अंडर द सेक्शन 438 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी वही CRPC। क्वेश्चन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो एंटीसिपेटरी बेल है ये केवल और केवल जो हमारे सेशन कोर्ट होते हैं और हाई कोर्ट होते हैं वही इशू कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। ये जो ओनली वर्ड है ना, ये आपके पूरे क्वेश्चन को बदल सकता है, ध्यान रखिएगा। मिक्स करके पूछा जा सकता है कि एंटीसिपेटरी बेल के बारे में क्या ये दूसरे कोर्ट भी इशू कर सकते हैं? नहीं, ध्यान रखिएगा, इट इज इशूड ओनली बाय द सेशन एंड हाई कोर्ट्स। फिर आता है डिफॉल्ट बेल। अब डिफॉल्ट बेल क्या, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट भी है। अब यहां पर डिफॉल्ट बेल में क्या होता है, एक व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट करने के बाद में पुलिस को
इन्वेस्टिगेशन भी तो चाहिए होगा। तो पुलिस यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लेती है, जैसे एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 90 दिन ले लिए। अब 90 दिन में पुलिस को यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो भी सबूत हैं वो बटोरने होंगे उस व्यक्ति को पूरी तरह से मुजरिम साबित करने के लिए। ठीक है, अभी दोस्तों अंडर ट्रायल बेसिस पर ले लिया, अरेस्ट कर लिया। अब क्या होगा दोस्तों, अगर मान लो वो जो पुलिस है वो 90 दिन में भी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती है या कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती है, फेल हो जाती है, तो जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया है भाई, उसके पास में एक राइट आता है, वो है राइट टू बेल का। ठीक है, हक है उसका फिर बेल मांगने का। वो तो सीधा सीधा ये कहेगा ना जुडिशियल कस्टडी में जाके कि भाई जब आपके पास में कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं है तो मुझे बेल दो, हक है मुझे इस समय बेल का। तो वही दोस्तों डिफॉल्ट बेल कहलाता है। इसके बारे में अवेयरनेस भी होनी चाहिए और इसको हम स्टैचुटरी बेल के नाम से भी जानते हैं। और इस बिल के सारे प्रोविजंस हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 167 क्लॉज 2 के अंदर में मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की बेल के बारे में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी